ऐसे क्या शू की तरह फेडरल गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट्स होती है, एक तो गवर्नमेंट कंट्री की होती है और दूसरी गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होती है। ओके, तो जो गवर्नमेंट कंट्री लेवल पे होती है वो गवर्नमेंट पूरे कंट्री के मसले को देखती है, और जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होती है वो स्टेट लेवल के मसले को देखती है, सच्चा स्टेट लेवल के मसलन। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप जब किसी गवर्नमेंट की बात करते हो तो अपने मुल्क के बारे में भी कहते हो कि दो में से वो मुल्क, आपका मुल्क कौन सी गवर्नमेंट फॉलो करता है, यूनिटरी की फेडरल। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडिया मिक्सड गवर्नमेंट फॉलो करा, सह प्योरली यूनिटरी न प्योरली फेडरल फॉलो करा, वो दोनों का मिक्सचर फॉलो करता है, जो दोनों मिक्सड गवर्नमेंट फॉलो करा। ये मैंने आपको कहा था। और एग्जाम्पल मैंने आपको यूनिटरी की दी थी, इंग्लैंड या श्रीलंका, और फेडरल की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब फीचर्स फेडरलिज्म, क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया, ये मान मोर फेडरल देन यूनिटरी, यानी कि ये फेडरल कंट्री मगर इसमें यूनिटरी के कुछ असूल भी है। ठीक है, तो फेडरल ही है लेकिन इसमें कुछ मिक्सचर यूनिटरी का भी है। तो कंट्री इंडिया इंडिया पानिस पान वनाय कंट्री फेडरल। ठीक है, फेडरल है मगर फेडरल सही हसा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह आस्पेक्ट थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फीचर्स हम देखते हैं फेडरलिज्म के डिटेल्ड के फेडरलिज्म में क्या क्या। सबसे पहला फीचर जो फेडरलिज्म का होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर दो होती है या दो से ज्यादा लेवल की, यानी कि सेंटर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट होती है। इवन के कुछ जाए डिस्ट्रिक्ट में पाते डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट के, जैसा कि इंडिया में आप देखते हो कि ये पंचायत सिस्टम की, ये पंचायत गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है। सेंटर पे अलग है, दिल्ली पे जो दिल्ली में गवर्नमेंट बैठती है जहाँ पर पार्लियामेंट है, तो वो पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं, पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान स्टेट में चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पर गांव देहात जो है वहाँ पर पंचायत का सिस्टम भी है, ताकि कानून कानून पंचायत, हर किसी विलेज का अपना अपना पंचायत का हल्का है, वहाँ पर सरपंच है, पंच है, जो लोकल मैटर्स जो वहाँ के गाँव के होते हैं उनको एड्रेस करते हैं, उनको देख लेते हैं। ये आसान। और हर किसी फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर के अपने जुरिस्डिक्शन होता है, यानी कि तमिश गंड स्पानिंग पावर्स, और स्टेट को अपने पावर्स होते हैं। तमिश स्टेट स्पानिंग पावर्स गंड, तो कंट्री स्पानिंग पावर्स गंडित, यानी दोनों के अलग अलग अपने पावर्स डिफाइंड है। ठीक है, तो किसको क्या क्या पावर है वो दोनों के पास स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफिक दोनों के पास होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होता है, यानी अतम कॉन्स्टिट्यूशन तमिस गारंटी करान कि आप स्टेट हो तो आपके पास ये पावर है, ये आपसे लेंगे नहीं। ठीक है, तो आपके पास सेंटर है तो सेंट्रल के पास ये पावर है तो ये उससे लेंगे नहीं। यहाँ पर दोनों ही गवर्नमेंट मिलजुल के काम करती है। फेडरल में जो कोर्ट होता है, अच्छा सा डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट कोर्ट होता है। फेडरल में सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये अंपायर का काम करता है, जिसमें तय वो कि फेडरल कंट्री ये फेडरलिज्म आसे तक सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल इंसान खतर कह, यानी कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट एक इंडिविजुअल इंसान के लिए नहीं होता है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर का काम करता है। अंपायर मतलब गो तक सुप्रीम कोर्टस ये कि अगर गवर्नमेंटन दरमियान डिस्प्यूट गए, गवर्नमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो वो काम यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, ये तेन सुप्रीम पत्ल अंजराम दो गवर्नमेंट दो स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट होता है, सेंटर और स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट होता है, या कोई इम्पोर्टेंट मसला होता है रिगार्डिंग सेंटर, तो वो मसला भी यहाँ पर हल किया जाता है। और यहाँ पर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं।
सोर्स ऑफ रेवेन्यू मतलब वो टैक्स किसको क्या देना है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब किसको कौन सा टैक्स जाएगा, कुछ टैक्स कस्ट दिन, कुछ टैक्स स्टेटस दिन, कुछ टैक्स सेंटर्स दिन, ये स्पेसिफाइड। अगर आपने देखा होगा कभी बिल, आपकी जो कभी बिल होती है किसी चीज की, तो तुझे टैक्स भरा, एक भरते हो आप जीएसटी, ठीक है, अख जीएसटी अख जीएसटी तक बुथ लिखित सी जीएसटी, ब्याक जीएसटी भरान तथ वन एस जीएसटी, तो ब्याक जीएसटी तथ वन आई जीएसटी। ये फेडरल स्ट्रक्चर की मजा, यूनिटरी में एक ही टैक्स देना होता है, लेकिन जहां पर ये फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहां पर आपके टैक्सेस भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि पार्शु टैक्स भी टाइप डिस्ट्रीब्यूट कैसे, आपका आपने कुछ खरीदा, लेट्स अज्यूम मैं एक लैपटॉप ले रहा हूँ, ठीक है, लैपटॉप की कीमत 20,000 है, अच्छी पानी कंपनी कीमत 20,000, 20,000 लैपटॉप की कंपनी की कीमत है, ठीक है, 20,000 कीमत है इसकी लैपटॉप की, वो कीमतन लैपटॉप जो कंपनी की कीमत है ये 20,000 है, ठीक है। तो लेटेस्ट अज्यूम अगर वो 20,000 आपके पास है, वो होता है कंपनी हूँ कीमत, 20,000 आपके पास कंपनी का प्राइस है, ठीक है, लैपटॉप का बाई खर्च आस्पेक्ट, मान लो इसमें आपको 10% टैक्स देना है, ठीक है, आप 10% टैक्स, तो 10% टैक्स किसका होता है, 20,000 का 10% को 2,000, तो 2,000 खर्च होते हैं टैक्स, ठीक है, लेकिन आपको 2,000 टैक्स नहीं चढ़ेगा, तय खर्च 2,000 गोड़ अलग, ये खर्च होता है सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, खर्च गोड़ खर्च होता है सेंट्रल जीएसटी, पत खर्च होता है बे 2,000 रपी, गो हु जीएसटी सेंट्रल जीएसटी ब्या खर्च होता है एसजीएसटी, एसजीएसटी गो स्टेटुक पन जीएसटी, यानी कि जो स्टेट आप जो टैक्स आपको स्टेट को जाएगा, सपोज गए स्टेटस, ठीक है, वो स्टेट के एक्सपेक्टर में जाएगा, तो एसजीएसटी के स्टेटस, ठीक है, अगर वह मजीद एडिशनल सेस सह मतलब मजीद टैक्सेस, वो उतना नहीं होता है, वो 1-2% होता है, ठीक है, लेट अस अज्यूम वो भी आपको 200-300 चढ़ गया, ठीक है, सिर्फ खोतन जितना आईजीएसटी मान लो इसमें आपको नहीं चढ़ गया, ठीक है, आईजीएसटी खोतनी की, तो ये चीज आपको 20,000 कंपनी देती है प्रॉफिट वॉफिट के साथ, लेकिन आपको ये पड़ेगी कितने में, काय पे हुई होन यही चीज पे होता है 100 तो जो कि बिल के बगैर 20,000 को आएगा, अगर तो बिल में नहीं बिल के साथ ये आपको 24,300 में आएगा, क्या कि बिल है खसुत सोरी टैक्स, तय खसु सेंट्रल जीएसटी तय खसु एसजीएसटी तय खसु मजीद टैक्सेस, ठीक है। तो फेडरल स्ट्रक्चर में ये मसला होता है कि यहाँ पर सेंटर को अलग से टैक्स देना होता है और स्टेट को अलग से टैक्स देना होता है, सेंटर से पान अलग टैक्स गसान, स्टेट पान अलग टैक्स गसान, तो स्टेट अपना टैक्स अपने पास अपने कामों के लिए रखती है और सेंटर अपने कामों के लिए सेंटर का टैक्स ले लेती है, ठीक है, इस खसानन एज पर द टैक्स नॉर्म, ठीक है, कुछ 10% टैक्स कुछ 30% टैक्स आसान, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बनाते हो सिगरेट, आपकी कंपनी सिगरेट है, सिगरेट की कंपनी है, तो ताश खसान 33% टैक्स टू 40%, ठीक है, तो मान लो आपका जो सिगरेट का पैकेट है ये 100 रुपए का है, ये कंपनी में प्रॉफिट वॉफिट है 7 रुपये तैयार गसान, ठीक है, लेकिन ये मार्केट में बिकेगा 150 में, क्या टैक्स 48%, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये 150 रुपए में बिकेगा, वो ये खर्च 5 रुपये और कम था, ठीक है। इसी तरह से हम सऊदी अरब से पेट्रोल लाते हैं, और पेट्रोल अनान ताकि 53 रुपीज, तो गवर्नमेंट इसको टैक्स चढ़ाएगा सुचा खसान लगभग 60-70%, तो मान लो इस पे टैक्स चढ़ गया 40 रुपीज, ठीक है, तो ये कन्न 93 रुपीज है, ठीक है, और तो 40 रुपीज इस पे टैक्स नहीं चढ़ेगा तम से ज्यादा है, लेकिन मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो आपने टैक्स दिया ये सीजीएसटी आसान बेच आसान एसजीएसटी, यानी कि आप दो टैक्स भरते हो, सेंटर दिवान अलग टैक्स
स्टेटस दिवान अलग टैक्स, ठीक है। तो उस वजह ये मसला ये तो फेडरल स्ट्रक्चर में यही काम करना होता है कि अच्छा सेंटर अलग टैक्स दून स्टेटस अलग। अब किसी ऑब्जेक्ट को खाली सेंट्रल टैक्स चढ़ता है या किसी ऑब्जेक्ट खाली स्टेट को टैक्स खसान, तो वो डिपेंड करता है कंट्री के अपने अपने जो उनके टैक्स नॉर्म्स है वो क्या है। फॉर एग्जांपल जिस हैंडीक्राफ्ट सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स कहें, इथे पे प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो सेंटर लेता है। कोई कोई स्टेट वो अपने सीजन को छोड़ती है, ठीक है। इस पर बिफोर आर्टिकल 370 ये उसमें आसान वुमेन्स प्रॉपर्टी टैक्स दिन कहें, वुमेन्स को प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर माफ था, ठीक है, या ये तो 0%। लेकिन आज अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये यहाँ पर लागू कानून कुछ डिफरेंट कानून लागू हो गए फिर एब्रोगेशन के बाद। तो अब यहाँ पर टैक्सेस दोनों देने होते हैं। वन वुमेन टैक्स आसान दिन प्रॉपर्टी हूँ तो मैन आसान दिन, न तो वुमेन आसान टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स माफ, ठीक है, उनको उस पर टैक्स नहीं चढ़ता था। लेकिन अब दोनों पे चढ़ता है। अब वन कंपेरेटिवली कम चढ़ता है, वुमेन्स को कम देना होता है टैक्स, मेल्स को ज्यादा देना होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप स्क्रीनशॉट कर लो ताकि तो ये कॉपी पैटर्न नोट डाउन करें। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। अब फेडरलिज्म के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मतलब को फेडरलिज्म करता क्या है और किस पर काम करता है, काम कस पर करना। तो ये एक पहला ऑब्जेक्टिव इसका होता है यूनिटी प्रमोट करना, यानी कि पूरी कंट्री में बस यूनिटी रोज, ठीक है। उसी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। वन डिप्यूटी फेडरल से यूनिटी कैसे आएगी? यूनिटी में ज्यादा चांसेस है कि अगर कोई हुकूमत पूरी कंट्री तम ज्यादा यूनिटी ही चांसेस, क्योंकि सारा सारा एक ही जगह से ही कंट्रोल होगा, तो सारा यूनाइट होगा। अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन अब कोई फ्लैग अब कोई स्टोरी, ठीक है, तो यूनिटी ज्यादा होने के चांसेस। फेडरलिज्म क्यों रखना है? फेडरलिज्म में मसला आसान, क्योंकि एक ही चीज को नहीं देखना होता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया ना यूनिटरी, इंडिया कब का टूट चुका होता अगर इंडिया में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, लेकिन क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक मुल्क है, ठीक है। वहीं गठान क्या पूछू, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो इंडिया एक यूनिटरी होता, इंडिया यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ होता। ये साउथ अफ्रीकन तिमन अलग रिलीजन अलग कल्चर, ठीक है। यहाँ पर मसले थे इंडिया में, इंडिया में डिफरेंट कल्चर, यहाँ पर डिफरेंट कल्चर है। इंडिया में कोई मसले क्या, इंडिया में डिफरेंट कल्चर, इंडिया में एक तो डिफरेंट कल्चर है, ठीक है। ऑक्सी डिफरेंट कल्चर गोस टू मसले, यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो यू विल फाइंड डिफरेंट कल्चर्स दियर, ठीक है। आपको एक जगह पे एक कल्चर मिलेगा, दूसरी जगह पे दूसरा कल्चर मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन, ठीक है। आपको पता है कि ये मुस्लिम रोजान इंडिया में, सिख रोजान, बुद्धिस्ट रोजान। तो मान लो अगर यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो पंजाब गच्छा पनी जाए फील के मुझे दबाया जा रहा है, मेरे क्या ये कॉमन सेंस, अगर आपकी एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, और वो मेजोरिटी की रहेगी, तो मेजोरिटी विल ऑलवेज रूल, और यहाँ पर शायद मेजोरिटेरियनिज्म का खतरा रहता, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन होने की वजह से, सो इवन की ये डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट थे। ये तो कम ही मुल्कों में देखने को मिलता है, कल्चर ही के डिफरेंट है सिर्फ, रिलीजन के ही मुल्कों में डिफरेंट है सिर्फ, लेकिन डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर भी इंडिया में है। इंडिया में चीज त्रनवे चीज लबन, कल्चर भी लोगों का डिफरेंट है प्लेस टू प्लेस, रिलीजन भी डिफरेंट है, सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो फेडरलिज्म से क्या फायदा हुआ? पंजाब फॉर एग्जाम्पल, लेट टेक नाउ एग्जाम्पल ऑफ पंजाब। पंजाब में सिख
तक मेजॉरिटी सिखन वन सिख ये रोजान लेकिन मेजॉरिटी सिक्स की है। तो मान लो सेंटर पे हुकूमत हिंदूज की है। अब हिंदूज हो सकता है सिखों के बहुत सारे मसलों को एड्रेस नहीं कर पाती। सेंटर हेकन कर सिखन एड्रेस कह तिहंदन मसलन मज तिमन बासिया तिहुंद कह मतलब तिमन खतर आसिया सिखन खतर कह चीज वारिया रिचुअल वारिया बेहतर मतलब वो हो सकता था वो बहुत बड़ा ट्रेडिशन होता, ठीक है, लेकिन सेंटर शायद उसको उतना ज्यादा हीड नहीं देता, ठीक है। इस पे फॉर एग्जांपल गुरु नानक साहिब सुंद ये बर्थ प्लेस, उनकी जो बर्थ प्लेस है वो पाकिस्तान में है। तो सेंटर कभी उसके लिए बात नहीं करता पाकिस्तान के साथ कि ये त्राव अप त्राव जाय बॉर्डर सिखों के लिए छोड़ो ताकि वो नानक साहिब तक जा सके। तथ इलाका नानक साहिब, तो जहाँ पर नानक साहिब की बर्थ प्लेस है, तो वहां पर सेंटर इसके बारे में बात नहीं करता है, क्या कि सेंटर खतरों यूता बोर्ड मसले क्या है, ठीक है। लेकिन चूंकि पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला सेंटर को कि ना इस बारे में बात करो, ये हमारे मजहब का एक अहम रुकन है। तो सेंटर ने उस पर बात की पाकिस्तान के साथ, बीइंग एन एनिमी कंट्री हमने तब भी पाकिस्तान के साथ बात की, वरना हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, लेकिन तब भी हमने उनके साथ बेहतरीन ढंग से बात करना इस मामले में उनके साथ बात की, वरना हम उनसे बहुत आगे हैं, हम उनको उनकी तरफ देखते भी नहीं, ठीक है। लेकिन इस मामले में हमने उनके साथ बात की, क्यों? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने प्रेशर लाया, पंजाब गवर्नमेंट ने थ्रो प्रेशर सेंटर के ना, ये हमारे मजहब का मामला है, ये सानी मजहब मसला, तो इसलिए इसमें आप हमें अपना जो हक है वो दिला दें। तो पाकिस्तान के बूज रिक्वेस्ट, तो पाकिस्तान ने भी बॉर्डर को खोल दिए और सिख्स के लिए वो जो बर्थ प्लेस नानक साहिब की थी उसे लोगों के लिए खोल दिया, सिखों के लिए खोल दिया। तौर हेकान सिख आराम सान गठन, ठीक है। वरना वहां पर बहुत मसला होता था, परेशानी होती थी। अगर आपको अब वहां पर विजिट करने जाना है तो आप आराम से तमिक वीजा जल्दी मिलान तथ गसान इंक्वायरी फीस क्योंकि आपको एक्चुअली पाकिस्तान नहीं जाना होता है, आपको पाकिस्तान के बॉर्डर के बाद कुछ ही किलोमीटर वो जगह आती है, तो वहां तक ही आपको उस वीजा पर इजाजत होती है। तो तौर सिखन तम अलावा पता गन तुन तिम तक दर्शन वर्शन करें तक वापस। ये तभी पॉसिबल अम क्या गो अम रूद पंजाब से ना कंट्री ने मेरे लिए भी कुछ किया, ठीक है। इसी तरह से जब मुसलमान हज करने जाते हैं हज जिलहज के महीने में, तो इंडिया तौर गन एज अ रिप्रेजेंटेटिव कि मेरे यहाँ भी मुसलमान है, मुझे मुझे भी सीटें चाहिए, मुझे भी कोटा चाहिए। वरना देखो कितने मुस्लिम कंट्रीज है दुनिया में, लेकिन इंडिया सारी खुद ज्यादा कोटा दिन, इवन सऊदी अरब के अपने लोगों से भी ज्यादा कोटा इंडिया का ही है यम तौर हज करने गसान, क्या हज ऐसी एवं कोई भी नहीं कर सकता है। अच कंट्रीज में कोटा, कंट्री कोटा मतलब गो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन का ये दिया जाता है कोई नंबर, तो आपको खाली उतना ही बाशिंदों को वहां पर ले जाना है, ठीक है। तवे अगर कंसा हज करने गसन तमिस गो पेवान ये चीर त्रावन, यानी कि यहाँ पर एक लकी ड्रॉ किया जाता है, लकी ड्रॉ में जिनका नाम आता है वही खाली हज करने जा सकते। सो क्या करान लकी ड्रॉ क्या करान तथ वजह आसान क्योंकि हमारे पास कोटा उतना नहीं होता है कि ये तक खुश कर चीज, ठीक है। हमारे पास कुछ लाख ही पर्सन होते हैं जिनको हज करने के लिए यहाँ से भेजा जा सकता है। ये क्या जब इंडियन यहाँ से गए, इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ गई, सऊदी के साथ बात की कि मुसलमान तक यम हज कर, तो उनके लिए आप हमें कोटा दे दो, बढ़ो कोटा, ठीक है। तो इंडिया के लिए कोटा बढ़ा दिया गया, इंडिया यूता कोटा हज कर खतर सह कोटा बढ़ो, वो कोटा बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अम क्या गो ये कोर तेल गो ये पन गवर्नमेंट और उसने सेंटर को फॉरवर्ड किया कि ये हसा मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा और इस वजह से हमें आप सऊदी गवर्नमेंट को अप्रोच करो तिमन दपो कोटा दियो, ठीक है। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट होती है तो वो अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स बनाती है, स्वच्छ वुछान कि हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट है
जो माइनॉरिटीज का है, तो वो माइनॉरिटी के लिए एक अपना इंस्टीट्यूट बनाते हैं, जन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ये ना जामिया मिलिया में 50% रिजर्वेशन है वहां पर मुस्लिम की, यानी कि यूता युथी तक एंट्रेंस एग्जाम से गसान आपको 50% वहां पर सिलेक्ट करनी ही करनी है मुसलमान, सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। ये कित पॉसिबल, ये पॉसिबल है फेडरल स्ट्रक्चर में ही, क्या फेडरल स्ट्रक्चर में पावर्स को स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, पावर्स को अलग अलग लेवल्स पे बांटा गया है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तमिस जुल्म गसान, तमिस दबाव, ऐसा कुछ उसको नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये ना फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर का फायदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आइडियल गवर्नमेंट, आइडियल फेडरलिज्म जो होता है, आइडियल मतलब वो जिसपे हम पूरा भरोसा करें कि फेडरलिज्म रियलिटी में क्या काम करना कर सकता है, क्या पावर है, क्या है कि क्या तब्दीली फेडरलिज्म ला सकता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो क्रूशियल एस्पेक्ट है एक आइडियल फेडरलिज्म के। पहला एस्पेक्ट है कि गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल की जो हो वो एग्री कर पाए पावर शेयरिंग के बारे में, वो एग्री हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर दैट स्टेटस के क्या सची पावर्स मगर तना सा है आर्मी कहीं कर, अगर यह आर्मी सोजन तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल हमारे स्टेट में एक कानून है, ये जिस कानून उसमें से एक है AFSPA बेचु PSA, ठीक है। ये कानून जो है ये सेंटर के लगाए हुए कानून, ठीक है। तो ये एग्रीड कि ये सेंटर का कानून है, ये लगाया जा सकता है कहीं पर भी किसी भी स्टेट में। अचुन स्टेट गवर्नमेंट वापस इख्तियार, तीन स्टेट गवर्नमेंट ये वापस नहीं ले सकती है, ठीक है। तो वंस स्टेट ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट पास कर दिया कि ये डिस्टर्बेंस, उसके बाद जब अफसपा या PSA लगता है किसी भी स्टेट पे, तो उन कानूनों के तहत स्टेट फिर बाउंड होती है और वो फिर सेंटर ही रिमूव कर सकती है वो कानून, ठीक है। तो जिस पर सेंटर करान कर कानून रिमूव पूरे सेटिस्फैक्शन मिलान के ना अब इन कानूनों की जरूरत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में अफसपा या PSA सब पहले से ही नहीं था, ये गई लागू 1989 में तक, ठीक है। वरना यहाँ पर कश्मीर में आर्मड फोर्सेस को यूनिफॉर्म में बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि बाहर यूनिफॉर्म में ना निकला जाए ताकि लुक हो सन्नत, ठीक है। आप सोचो, मुल्क कहता है कि आप यूनिफॉर्म में मत निकला करो, यहाँ के लोग डर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हालात खराब हुए और यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट और अफसपा लागू करना पड़ा स्टेट को, तो उसके बाद ये सिर्फ सेंटर के इख्तियार में होता है इसको रिमूव करना, यह एक स्टेट पान इख्तियारों में रिमूव करे के। तो यहाँ पर एग्री होना चाहिए, यानी कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आसन यम गसन पान गोड एग्री करेंगे कि आपके ये पावर्स ठीक है, मेरे ये पावर्स ये ठीक है, ठीक है। एग्रीमेंट गस दोनों गवर्नमेंट आसन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्याक लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट ना पान ज्यादा अस कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेगस ट्रस्ट एग्रीमेंट कि हम इकट्ठे रहेंगे और इसमें ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट मतलब गो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं और अपने पावर्स उनके साथ शेयर कर रहे हैं, ये ना करने पागा दोस्त क्या, ठीक है। जैसे हमने किया 1947 में इंडिया पे ट्रस्ट कि हम इंडिया के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वरना हमारे पास चॉइस थी पाकिस्तान के साथ भी जा सकते थे, लेकिन वी चूज इंडिया क्योंकि हमने ट्रस्ट किया इंडिया पर कि ये जिस तरह अपना बाकी स्टेट्स को संभालेगा तो उसी तरह से हमको भी संभालेगा, ठीक है, उसी तरह हमें भी हमारा भी ख्याल रखेगा। और ये आप देख सकते हो रिसेंटली परसों ही बजट रिलीज हुआ, तो बजट में जम्मू एंड कश्मीर का जो कोटा है वो भी एट पार जो बाकी स्टेट्स का बजट कोटा था, लगभग लगभग हमको भी उतना ही मिला, हमको उनसे कुछ कम नहीं मिला। एस्टिमेट 37,000 करोड़
फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-23, ठीक है। तो हमें भी मिला 2022 के लिए खर्च करने के लिए 37,000 करोड़, ठीक है। लद्दाख मिले 5.7 करोड़, ठीक है। अब क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, स्ट्रक्चरली वो कम है, तो उस वजह से उनका अमाउंट भी कम है। उसी तरह से हमारा पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा है, तो हमारा 37 करोड़ हमें दिया, 37,000 करोड़ हमें मिला, ठीक है। बजट से अलोकेट किया सेंटर ने हमारे लिए, ठीक है। तो प्लस युस तय पनुन ऑलरेडी पनुन ये टैक्स कलेक्शन जो आसान पनुन पोंस युस आसान ऑलरेडी, वो तो स्टेट का अपना होता ही होता है। ये शु तय सेंटर अलॉट करान पन्ने एक्सचेकर में, यानी अपनी ट्रेजरी में सेंटर अलॉट करता है आपको। बाकी स्टेट का अपना होता है, स्टेट का वरना अपना भी ये ना अपना टैक्स और ट्रेजरी होता है, तो वो अपने मामला खुद भी हाल मतलब चला लेते हैं। तिम सेंटर की बजट पे डिपेंड किए, ठीक है। लेकिन सेंटर ने आपका भी ख्याल रखा, तो क्यों? बिकॉज यू ट्रस्टेड देम एंड दे ट्रस्टेड यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो फेडरलिज्म होता है ना, ये मिक्सड फेडरलिज्म है। मिक्सड फेडरलिज्म ज टाइप आसान, जहाँ पर मिक्सड फेडरलिज्म होता है। इफ इट इंडिया इंडिया में मिक्सड फेडरलिज्म, तो यहाँ पर उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है कमिंग टुगेदर, ब्यागो होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। इंडिया शो होल्डिंग टुगेदर, इंडिया होल्डिंग टुगेदर में आता है, कमिंग टुगेदर में ये नहीं आता है। अब कमिंग और होल्डिंग टुगेदर में क्या है फर्क है? गवर्नेंस जानून कि कमिंग टुगेदर तो होल्डिंग टुगेदर दोनों ही फेडरल है, इन दोनों किस्म फेडरल खतर, ठीक है। लेकिन कमिंग टुगेदर जो है ये उतने बड़े यूनिट्स के लिए नहीं लगता है। होल्डिंग टुगेदर बड़े यूनिट्स के लिए लगता है, यानी यम बज बज कंट्रीज तिम डिवाइड करान पनुन पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां पर उसको होल्डिंग टुगेदर कहते हैं, ठीक है। इथे पे कमिंग टुगेदर में क्या गसान वहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होती है, जो छोटी छोटी स्टेट्स होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, यम ऑलरेडी इंडिपेंडेंट, ठीक है। मतलब तिम लक्चे लक्चे इंडिपेंडेंट कंट्रीज, वो अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज होती है, छोटी छोटी कंट्रीज, फिर वो बनाती है, फिर वो इकट्ठे आती है। तिम वन ना रोजन अलग अलग कह करो रोजो इकवटे और हम इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, बता पाता है किस क्वेश्चन। यहाँ पर मान लो ये एक एरिया है, ठीक है। ये अम पे ब्याक एरिया ये, 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 और इसके बाद ये एरिया दूसरा है, और ये दूसरा है, और ये फिर दूसरा एरिया है, ठीक है। यम कस कंट्री गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंट्री, ठीक है। अब ये 8 कंट्रीज एक काम करेंगे, यम दपन चूंकि हम यम अलग अलग कंट्रीज 8 कंट्री अलग अलग कंट्रीज, ठीक है। तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने बोला कि इस करो काम, रोजो अलग अलग क्या, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे, क्या कि अलग अलग मसल, अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। रोज टूट पावर तीन अलग अलग से हमें उतना ज्यादा पावर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। अच्छा है कि हम इकट्ठे काम करें, इकट्ठे आ जाए और एक मुल्क बने, ठीक है। यूएसए ये गोमुत, यूएसए असल में एक कंट्री नहीं है, यूएसए 54 मुल्क, ठीक है। तो जब वो इंडिपेंडेंट हुए किससे, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रेंच कॉलोनी से, जब वो इंडिपेंडेंस उनने गेन किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक मुल्क बन गया, सो बनो अख मुल्क। ये असल में वरना अलग अलग मुल्क थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये कंबाइन हो गए, इकट्ठे आ गए और एक मुल्क बना दिया, तो छो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। यानी अलग अलग यूनिट्स का एक बन जाना, ठीक है, और बड़ी कंट्री बना लेना, ठीक है। ब्याह को होल्डिंग टुगेदर में आप पहले ही एक कंट्री होते हो, ठीक है। फिर आप एक कंट्री होने के बाद अपने पावर्स डिफरेंट 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 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। फिर इंडिया, इंडिया उसमें गड़ ये क्या अलग अलग कंट्री, इंडिया पहले से ही क्या था, इंडिया गड़ पे ही कंट्री, ठीक है। ये उस गड़ पे ही कंट्री, ठीक है। तो ये पहले से ही कंट्री थी। तो जब पहले से ही कंट्री होती है,
पत कोर अम क्या पन पावर डिस्ट्रीब्यूट, इसने फिर अपने पावर डिस्ट्रीब्यूट किए विद इन द स्टेट। तो अत वनान होल्डिंग टुगेदर, यानी कि इसने होल्ड किया, अपनी पूरी कंट्री को होल्ड किया। ठीक है, हुथ मज कमिंग टुगेदर मज लक लक कंट्रीज आय तमो बनो बोड़ कंट्री। ठीक है, यहां पर होल्डिंग टुगेदर में सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। होल्डिंग टुगेदर सेंटर ज्यादा पावरफुल, क्या बेसिकली अकई कंट्री आसान, तो एक ही कंट्री में अपने पावर डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, तो यहाँ पर सेंटर हमेशा पावरफुल होता है, सेंटर रोजान ये हमेशा पावरफुल बाकियन स्टेटन खातिर। ठीक है, जबकि यहाँ पर सॉवरेनिटी और आइडेंटिटी अपनी 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 कंट्री की अलग अलग होती है, यानी कि ये सेंटरस आसान ज्यादा पावरफुल क्या, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में जो फॉर एग्जांपल तच स्टेट जॉर्जिया, दूसरी है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया के वहां पर अपने कवानीन है, अपने लॉज है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना मतलब सोरिश कानून। ठीक है, सिर्फ कुछ रिसोर्सेज है जो वो इकट्ठे पूरी कंट्री के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अतन आसान कमिंग टुगेदर मज पन पन आइडेंटिटी बरकरार, क्योंकि ये ना ऑलरेडी बदल कंट्री, यह अमुक हिस्से, ये अलग कंट्री थी, तो इसकी जो वो अलग पहचान है वो इसको रहती है, इसके अलग होने की वो पहचान इसको रहती है। ठीक है, लेकिन पाछु कहाँ रिसोर्सेज ये वो इकट्ठे शेयर करते, फॉर एग्जाम्पल करेंसी सह करान सारी शेयर कुनी, यह कैलिफोर्निया में अलग करेंसी तो जॉर्जिया में अलग करेंसी ना, सारे एक ही करेंसी शेयर करते हैं। डिफेंस आर्मी वो सबकी एक है, स्पेस एसोसिएशन सारे कुनी नासा। ठीक है, तो इथे पे सेंट्रल फंडिंग एजेंसी यम सारे कुनी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इनके आपस में कंबाइंड है, इकट्ठी है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी हर किसी के पास अपनी अपनी है, हर किसी का अपना फ्लैग है, हर किसी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर किसी का अपने कानून बनाने के लिए अपनी असेंबली है, अपना कांग्रेस हर किसी कंट्री में है। ठीक है, क्या वन पार्लियामेंट कानून बनाने बिल्डिंग क्या वन कांग्रेस का। ठीक है, तो अलग अलग पार्लियामेंट कांग्रेस मजलिस हर किसी की अपनी अपनी है। ठीक है, इंडिया में इंडिया यहाँ पर सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट, स्टेट कैन नॉट गवर्न सेंटर, सेंटर इन रिटर्न कैन गवर्न स्टेट, यानी ये जे स्टेट स्टेट सेंटरस कोर क्वेश्चन आज ब्रो 2 वरी ना, यह अनो पानस अनो सेंटर ये थो स्टेट स्टेटस क्या, इसको रिमूव करो स्टेट से, तो सेंटर इतना पावर रखता है, लेकिन यूएसए में सेंटर इतना पावर नहीं रखता है कि सो दैट स्टेटस वन शक्ति यूनियन टेरिटरी, ये पावर यूएसए की गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है कि वो कभी भी स्टेट को डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है, जहां पर ऑल कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर, यानी हर किसी के पास इक्वल पावर है, जबकि होल्डिंग टुगेदर में अनइक्वल पावर्स है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, सेंटर से ज्यादा कम स्टेट है। ठीक है, इवन कि विद इन द स्टेट्स भी किसी स्टेट को ज्यादा होता है, किसी स्टेट को कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कुछ भी करोगे, आप आसाम नहीं जा सकते, वहां की सिटीजनशिप आप इख्तियार कर नहीं सकते, वहां आप जमीन नहीं ले सकते, आसाम में से क्योंकि जमीन है। ठीक है, आप मेघालय में जमीन नहीं ले सकते, वहां रह सकते हो, वहां नौकरी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो वहां, लेकिन आप जमीन नहीं ले सकते, वहां आप मकान नहीं बना सकते, लीज पे ले सकते हो, लेकिन वहां पर बाइंग ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इख्तियार स्टेटस ज्यादा है। ठीक है, कुछ स्टेट के पास ज्यादा पावर है, कुछ स्टेट के पास कम पावर है। ठीक है, इथे पर कमिंग टुगेदर में एग्जाम्पल आएगी यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जबकि होल्डिंग टुगेदर में एग्जाम्पल आ जाएगी इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। ठीक है, यथ यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यथ होल्डिंग टुगेदर इंडिया, स्पेन से बेल्जियम। बेल्जियम भी आज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, क्योंकि वो भी एक ही कंट्री थी। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने पावर्स डिवाइड किए, फ्रेंच को अलग और डच को अलग। अगर तक याद आए पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि बेल्जियम में टाइपिक गवर्नमेंट सेंट्रस पे सेंट्रल गवर्नमेंट बे अंदर स्टेट गवर्नमेंट, जो फ्रेंच को फ्रेंच गवर्नमेंट है और डच को डच गवर्नमेंट है। ठीक है, क्या लिंग्विस्टिक डिफरेंस है। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक डिफरेंस की वजह से वहां पर अलग अलग गवर्नमेंट्स भी है, इवन पाँच कम्युनिटी टाइप गवर्नमेंट होता है, 3 टाइप की गवर्नमेंट।
ठीक है, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में दो ही टाइप की गवर्नमेंट है, स्टेट से सेंटर, कम्युनिटी टाइप गवर्नमेंट है। बेल्जियम में कम्युनिटी टाइप गवर्नमेंट भी है, ठीक है, जो कम्युनिटी के अपने मसलों को हल करती है। अब देखते हैं यहाँ पर इंडिया को क्यों ज्यादा फेडरल कहा जाता है, जबकि अमित यूनिटरी टाइप ऑफ फीचर्स थे। इसके पास वो फीचर्स भी है जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है जो ऑपरेट करता है एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनिटरी, जो यूनिटरी लेवल टाइप की गवर्नमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे टाइप के पावर्स है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ये तमी टाइप की पावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट के पास डिफरेंट टाइप के पावर्स है, पावरफुल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये चुन चुन मसले के, वो मसला नहीं है, आराम से यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। लेकिन फिर इंडिया फेडरल बनता कैसे, कौन इसको फेडरल बनाता है? सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, सुचुन आसमाना फेडरल स्टेट्स के, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। और थ्री टायर यहाँ पर है फेडरल यूनियन स्ट्रक्चर। कैसा? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पर पंचायत गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पर इंडिया ने अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, गो। दूसरा, यहाँ पर थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि ये जिम सब्जेक्ट, यानी कि जिन पे कानून बनाने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इरिगेशन सब्जेक्ट, डिफेंस को ब्याक सब्जेक्ट, फाइनेंस को ब्याक सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो चीजें हैं सबस्टेंस जिन पे कानून बनाते हैं, उन कानून बनाने के पीछे हमारे पास तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन पर बनाता है सिर्फ सेंटर कानून, इस यूनियन लिस्टस मजन सब सब्जेक्ट तिमन सब्जेक्टन पे सिर्फ यूनियन बनावान कानून, यानी सेंटर कानून बनाता है। फॉर एग्जांपल आर्मी रिलेटेड कानून, करेंसी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, ये सारे कानून सेंटर बनाता है, ठीक है। स्टेट के लिस्ट में जो कानून है वो स्टेट बनाता है उस पर। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये इस पर कानून स्टेट बनाता है। इसी तरह कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन। एजुकेशन पे कानून स्टेट स्टेटस में से बने, सेंटर है कि सेंट्रल लेवल पे से बने, दोनों लेवल पे कानून बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तीनों तीन लिस्ट है आपके पास, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, यानी हर गवर्नमेंट पानी लॉज बनाने सॉरी पता कि मुझे किस के लिए लॉज बनाने, किस किस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे लॉज बनाने, वो हर गवर्नमेंट को स्पेसिफाइड है, हर गवर्नमेंट को पता है मुझे किस किस चीज के लिए लॉ बनाना है, ठीक है। सुच फेडरल स्ट्रक्चर दिवान इंडिया, ठीक है। हर कोई स्टेट इंडिया की, एवरी स्टेट इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। हर किसी इंडिया में हर किसी के पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं है। यूनियन टेरिटरीज के पास उतने पावर्स नहीं होते जितने स्टेट्स के पास पावर्स होते हैं। मैं तो एग्जांपल देता हूँ कि स्टेट्स अलग अलग पावर्स, जो पावर्स आसाम को है, जो पावर्स यूपी को है, वो पावर्स जम्मू एंड कश्मीर को नहीं है। तिम पावर्स जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। वो पावर्स लक्षद्वीप को नहीं है, अंडमान निकोबार को नहीं है। तो आइडेंटिकल पावर्स नहीं है हर किसी स्टेट को। इवन के पावर शेयरिंग जो है वो तक चेंज होता रहता है यहाँ पर, ठीक है। पावर शेयरिंग का जो मसला है, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन चाहिए थे 27% ST SC ठीक है। तो वो रिजर्वेशन का मसला जो है वो भी चेंज किया जा सकता है फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन मगर, यानी कि चेंज कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी कानून कभी भी चेंज किया जा सकता है, मगर वही मसला आपको 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए कुछ स्पेशल इश्यूज के लिए। 2/3 मेजोरिटी मतलब को आपको अगर पार्लियामेंट में 100 लोग हैं, अगर तय हाथ लुक छो, अगर आपके पास 100 लोग हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में 100 है, तो 100 में से आपको 66 उसको
फेवर करनी चाहिए। अगर 66 फेवर करते हैं तभी वो कानून अमेंड होता है। कहाँ सिंपल मेजोरिटी हूँ कानून जिसको खाली 50% वोटिंग होनी चाहिए हक में सु गसान तती पास, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई पावर शेयरिंग का मसला है, यानी कि स्टेट डिवाइड करना या स्टेट को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करना है, उसके लिए आपके पास 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि तथ खतर गया 66% फेवर करान। जब 66% आपको उसके लिए फेवर करेंगे तब वो कानून चेंज किया जा सकता है, वरना वो 51 पे ही चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट among the division of power, apex court will take the case। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है जो किसी भी डिस्प्यूट को कोई भी डिस्प्यूट होगा बिटवीन द स्टेट या बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो वहां के लिए हमारे पास यहाँ पर कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो उन डिस्प्यूट्स को हल करता है, जो उन डिस्प्यूट्स को देख लेता है, ठीक है। तो इस चीज से इंडिया जो है एक फेडरल मुल्क बनता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जिनको वो किया जाता है, फेडरलिज्म होता है। ये निशन ब्रोट कर यूनियन स्टेट्स कंकरेंट लिस्ट के अलग अलग डेफिनेशन मैंने रखे हैं। हैज यहाँ पर यूनियन लिस्ट में रखेंगे हैज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, चीजें होती है, उन पे कानून यूनियन बनाता है। जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं उन पे कानून स्टेट बनाती है। कंकरेंट में जब जिसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, सेंटर से स्टेट का दोनों इस्लामिक इंटरेस्टेड, तो दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बना सकता है, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में बहुत बहुत ही लॉज बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। सेंटर क्या कानून बनाने की पावर्स, तो स्टेट तथ में कानून बनाने की पावर्स। लेकिन ये दिमाग में थोन अख चीज, मान लो आप मान लो सेंटर ने कहा कि एज ऑफ मैरिज, ठीक है, एज ऑफ मैरिज, आप मान लो सेंटर ने कहा एज ऑफ मैरिज है 18 ईयर्स, क्या है 18 ईयर्स। अब यहां से स्टेट ने ऑलरेडी कानून पास किया हुआ था कि स्टेटन यप ऑलरेडी कानून पास कोर्मुतन, क्या कानून पास कोर्मुत, स्टेटन कानून पास कोर्मुतन एज ऑफ मैरिज 21 ईयर्स या 21 वन सेंटर करें 21, एज ऑफ मैरिज 16 ईयर्स, ठीक है, मिनिमम, यह नेसेसरी कम जरूरी की मिनिमम। मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है सेंटर ने मान लो कानून बनाया है 18 ईयर्स, यह सेंटर कानून 18 ईयर्स सेंटर, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टेटन कोड स्टेटन दो 16 ईयर्स, स्टेट ने बोला कि नहीं, एज ऑफ मैरिज जो है वो 16 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब वह डिस्प्यूट सेम सेम चीज खतर सेंटर कानून बनोमुत, उस चीज खतर बनो स्टेटन कानून, सेम चीज के लिए कानून बन गया ना, सेम चीज के लिए आपने कानून बनाया, सेंटर के लिए भी कानून बनाया और स्टेट ने भी उसी चीज के लिए कानून बनाया। तो यहाँ पर नो डाउट कानून तो उस मैरिज मसल कथ मज, मैरिज कंकरेंट लिस्ट का कानून है, यानी कि मैरिज पे बन कुछ कानून स्टेट के, मैरिज पे बन सेंटर के कानून, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं। अब मैरिज के रिलेटेड सेंटर ने अपना कानून बनाया कि 18 ईयर्स मिनिमम एज जब शादी की जा सकती है। स्टेट ने बोला नहीं, 16 ईयर्स एज रखेंगे जब शादी की जा सकती है। इस सूरत में जब ये दोनों डिस्प्यूट में आ जाएंगे तो देयर इज एपेक्स कोर्ट, यम गसन कन एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट गो सारी खुद बोर्ड कोर्ट, ये कुछ इंडिया में कुछ एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। जब ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट दैट सेंटर लॉ प्रिवेल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सेंटर पावरफुल होता है स्टेट से, यही पर साबित हो जाता है क्या, सेंट्रल लॉ प्रिवेल, यानी कि जो सेंटर का लॉ है वो स्टेट के लॉ से ज्यादा पावरफुल है।
तो वो लागू, उस सूरत में स्टेट का 16 इयर्स का जो कानून है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तक लागू सेंटर 18 इयर्स। ठीक है, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल सेंटर थोमतन वनकनसन 18 इयर्स, जो अनकरीबी 21 इयर्स होने वाला है। ये अनकरीबी 21 इयर्स गसन वोल, ये अनकरीबी 21 इयर्स होने वाला है। ठीक है, तो मान लो किसी स्टेट ने बोला कि ये 21 इयर्स के साथ कुछ ज्यादा बोर्ड इस एज में, ये एज बड़ी है, हम नहीं मानेंगे 21 इयर्स, वो 18 इयर्स थी। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब ये केस सेंटर एपेक्स कोर्ट के पास जाएगा तो वहां पर इसको सेंटर के हक में देंगे। क्या एपेक्स कोर्ट वन यही दलील कि सेंटर सुन कानून स्टेट कानून खत बोर्ड। ठीक है, और सेंटर का कानून वहां पर लागू हो जाएगा। स्टेट सुन 18 इयर्स चैलेंज तंग पर 21 इयर्स की बात चलाऊं स्टेट से। ठीक है, उसके बाद 21 इयर्स से कम की उम्र में शादी करना इलीगल बन जाएगा। ठीक है, इथे पॉइंट आसान फॉरेस्ट रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड जो सब्जेक्ट कंकरेंट में है। ठीक है, इन पे दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन वाज गॉड स्टेट लिस्ट, लेकिन इसकी अमेंडमेंट हुई और ये स्टेट से फिर किसमें गया, कंकरेंट में, क्या यूनियन लिस्ट में, सॉरी इसमें कंकरेंट लिस्ट में गया। क्या सेंटर्स बहुत शोपत ना स्टेट्स, खाली अगर स्टेट्स को पावर दिया एजुकेशन में तो शायद सिलेबस रखी और अतरल में कुछ जाए सिलेबस ही। लेकिन आज आप देखो, आपका सिलेबस, यूपी का सिलेबस और केरला का सिलेबस ऑलमोस्ट मैच करेगा। क्या आज के कानून के तहत एजुकेशन और एजुकेशन में जो लॉज है वो सेंटर और यूनियन दोनों बना सकता है। और यूनियन कानून ये एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनमें से 80% कंटेंट आपको वही लेना है। यानी पांचन बुकन में 80% कंटेंट का फाउंड जिस एनसीईआरटी कंटेंट है, आप सिर्फ 20% चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्टेट के पास 20%, और कानून ये भी है कि 20% में क्या छूटा है, उस 20% में आपको अपनी स्टेट के रिलेटेड प्रॉब्लम रखनी है, स्टेट के इश्यूज रखनी है। सो तथ में तमें 20% देखिए पाने अनिथन बदल चीज पत ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर फेडरलिज्म पढ़ रहे हो दूसरा चैप्टर, आप कहीं भी इंडिया में जाओ फेडरलिज्म वहां पर सिलेबस में होगा। वहीं ये फर्क गया कि दोन चैप्टर त्रेन में इतना ही फर्क होगा, लेकिन फेडरलिज्म वहां पर भी होगा। हाँ, यहाँ पर आपके चैप्टर में एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर की होगी, तिमन एग्जाम्पल ताकि पांच स्टेट। ठीक है, तो ये फर्क, इतना ही फर्क होता है, वरना कंटेंट आपको मजबूरन 80% किसका लेना है, एनसीईआरटी का ही। इसीलिए मैथमेटिक्स और साइंस आपको एग्जैक्टली मैच करता है, बाकी मैच करा, एसएसटी सिर्फ 80% मैच करा, 20% पन कंटेंट आसान। ठीक है, तो ये पॉसिबल तेली ये दोनवे अत पे लॉज बनावान, अत पे सेंटर के कानून बनाना, अत पे स्टेट के कानून बनाना, और ये जब होता है तब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की तरह से किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम मैथ पे। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम इसका है ना, जिनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हल करते हैं। ऑल्दो मिलिटन से हल करते हैं, आपके पास चॉइस होगी, ऐसा कोई मसला ही नहीं। देखिए आराम सान कुछ के मेथड करते हैं हल। तो आपको जो मेथड पसंद हो उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो कुछ भी प्रॉब्लम के। तो
आपके पास मैं ये क्वेश्चन रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। हमने क्वेश्चन नंबर 2 कल किया उसका, लेकिन हमने पार्ट नंबर 2 और 3 किया था। 2 to 4 को मतलब 1 हमने नहीं किया था, 2 और 3 किया था, 1 अभी करना बाकी था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इशू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ठीक है, ये पहला पार्ट है। ये क्या होना, द पांच एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। अब देखिए बच्चा, ये बोल क्या रहा है, सवाल छो वनान मिश अख रेक्टेंगल, सवाल छो वनान मिश अख रेक्टेंगल, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी ब्रेड और इसके लेंथ के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। एरिया से पाई, एरिया से जिस एरिया दिया हुआ है हमें इसमें 528, 528, ठीक है। एरिया सी है 528, अच्छा खासा एरिया है रेक्टेंगल का, मगर लेंथ तो ब्रेड हैं, लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन अच वनान ये दपान लेंथ हसा ब्रेड खत डबल, डबल मतलब गो 2 टाइम, यानी 2 इंटू ब्रेड, ठीक है। मगर मोर 1 यानी +1, यानी लेंथ रेक्टेंगल कता, जितनी इस रेक्टेंगल की ब्रेड है उसका डबल से एक ज्यादा। क्या तुम पढ़ो अमिच कंडीशन, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1, लेंथ ऑफ प्लॉट ज्यादा इज 1 मोर, 1 ज्यादा, एक ज्यादा है किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड, ब्रेड के डबल से। यानी अगर ब्रेड है ना, मतलब क्या गो, इसका मतलब होता है अगर आपके पास ब्रेड एग्जाम्पल पे बना, अगर आपके पास ब्रेड है 10, उसका मतलब है फिर लेंथ आपकी कितनी होगी, तो लेंथ डबल खत ज्यादा, डबल खत ज्यादा क्या गो 10 इंटू 2 + 1, आपको डबल से एक ज्यादा, सो गो 10 इंटू 2 + 1, डबल से एक ज्यादा, सो गो 21, ठीक है, वो निकलेगा 21, लेकिन लिखा कैसे जाएगा 10 इंटू 2 + 1, डबल से एक ज्यादा। वने अगर इथे पे ब्रेड 15, लेंथ कत लेंथ होगी 15 इंटू 2, यानी डबल, 15 का डबल +1, डबल से एक ज्यादा, यानी 15 2 जा 30, 30 + 1 को 31, तो डबल से एक ज्यादा। इसी तरह अगर आपके पास ब्रेड दी हुई है 20, तो लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, चल क्या लेंथ, लेंथ था सिर्फ डबल, यानी 20 इंटू 2, डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा, यानी 20 इंटू 2 + 1। इथाई पे अगर नमश में पाई ब्रेड स्विच है, लेट अस अज्यूम कि ब्रेड x के बराबर है, ठीक है, ब्रेड से का बराबर x या y, लेट अस अज्यूम ऑर्थोनस x के ऑर्थोस y, ठीक है, ब्रेड y के बराबर है। ऐसी सूरत में फिर लेंथ किसके बराबर होगी, लेंथ था तो y डबल, यानी 2 इंटू y, 2 इंटू वाई प्लस मगर 1, यानी डबल से एक ज्यादा, ठीक है। तो इस पर नियरेस्ट लेंथ तो ब्रेड ठीक है। फिर निकालनी कैसे, निकालोगे कैसे, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, मेरे पास ठीक है। अब सोल्यूशन में आ जाते हैं, सोल्यूशन मगन क्या लगते हैं। सबसे पहले तो
सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y। ठीक है, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y। बात देन चलिए लेंथ का बराबर है लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू डबल ब्रेड से डबल क्या हो 2y मगर प्लस 1 डबल से एक ज्यादा यानी 2y प्लस 1। ठीक है, तो ब्रेड आपके पास y है, लेंथ आपके पास 2y प्लस 1 है, डबल से एक ज्यादा। अब आपको पता है वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, क्या वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बराबर से लेंथ इंटू ब्रेड। स्पेलिंगों पे ध्यान ना दे, भावनाओं पे ध्यान दे। ठीक है, वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। अब लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है ना वहीं से सुचुनते और आई दिस Yes, sir. और आई दिस सुकुते दिस और आई 528. 528 और आई दिस। Mesh pani. ठीक है, 528 लिखेंगे Is equal to 528 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ इंटू ब्रेड का बराबर है लेंथ का बराबर है सच एच 2y पानी plus y 1 into y. y इंटू ब्रेड का बराबर ब्रेड 2y plus 1 Y. प्लस 1। ठीक है, तो हमें पता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मगर और 528 लेंथ किसके बराबर है y के बराबर और ब्रेड किसके बराबर है 2y plus 1। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल होगा वो किस तरह हल होगा 528 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू ऐसे ही रहेगा ये तो लेंगे क्या? 8 के होगा सर लेंगे क्या? y से मल्टीप्लाई होगा 2y को और y से मल्टीप्लाई होगा इस 1 को भी। ठीक है, तो होगा क्या y 2y जा क्या गया y 2y जा गया 2y square 2y स्क्वायर ये कितना आपको 528 वापस 528 is equal to 2y square Plus y. y into y square तो y into 2y ने 2y square प्लस y1 जा क्या हो y1 जा मेरी y। ठीक है, अब क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में लाना है तो का एक साइड तो यहाँ से 528 को और किधर ले लो इसको इधर ले लो। ठीक है, 528 क्या आपको तारुन युवर युवर इसलिए तारुन हुई युवर तो यहाँ से बचेगा 0 ये बन 0 इज इक्वल 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन। ये बन होता है हाफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे किसका y का। ठीक है, ये टिकट वैल्यू का y का यहाँ से वैल्यू निकालो y का। ठीक है, y के डिवाइड m। अब y क्या होगा जब आप y निकालोगे ना तो एक्चुअली यू विल बी कैलकुलेटिंग ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो उसके बाद लेंथ आपको कैसे पता चलेगी जो आपको y निकलेगा क्योंकि वो ब्रेड निकली और लेंथ कितनी है लेंथ है डबल से एक ज्यादा यानी आपकी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगी वो होगी y इंटू 2 यानी जो आपको y निकलेगा उसका डबल। लेट अस अज्यूम कि y आपको 20 निकला तो 20 इंटू 2 प्लस 1 गो 40 20 इंटू 2 गो 40 प्लस 1 गो 41 तो आपको 41 निकलेगा। यहाँ से अब आप इसको खुद करो ये पट करो तो ये पाने और मुझे दिखाओ यहाँ पर a के बदले क्या आएगा a के बदले यहाँ पर 2 है b के बदले यहाँ पर क्या आएगा b वाले क्या ही है
या कि y के आगे तो कुछ है नहीं, 1. b के बदले यहाँ पर 1 आएगा, बिल्कुल b वाली ये कि 1, c के बदले आएगा -5 5 to, to 8. बिल्कुल। अब आप इसको कर सकते हो, वहीं करिए कि ये हल पाना। कैसे करोगे, आप लिखो फॉर्मूला y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c होल डिवाइडेड बाई सर आप मेरा y 16 2a। इसमें वैल्यू को डालो और हेलो सर आवाज आ रही है सर आवाज आ रही है हाँ हाँ आवाज आ रही है। सर y is near 60 ओके, b of मेरा -33/2 -4 करो, इसे इग्नोर, हम पकड़ेंगे पॉजिटिव, ठीक है। क्या इसकी लेंथ में है कि लेंथ या ब्रेड फ्रैक्शन ये नेगेटिव मतलब हो सकती है या पॉजिटिव, तो नेगेटिव हम इग्नोर कर लेंगे, हम पॉजिटिव वाले को पकड़ लेंगे। 33 length तो is near 33 बिल्कुल, अगर आपको ब्रेड निकलती है 16 तो 16 डबल गो 32 प्लस 1 गो 33, तो आपको निकलेगा 33। ठीक है, तो ये आप अपने कैमरा अपने ओपन करो और मुझे दिखा दो कहाँ पर आपने किया है। ओके, देखो इसको रहा। सर सर ना ही मैं कुछ सुन पा रहा हूँ ना ही मुझे आपका स्क्रीन आ रहा है। आपको क्या नहीं आ रहा है? नहीं स्क्रीन आ रहा है, नहीं आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज भी नहीं आ रही है, स्क्रीन भी नहीं आ रहा है। सर कट कट के आ रही है। अपना नेटवर्क से थोड़ा खराब थी, अपना नेटवर्क कैसी थी? सर नादिर की ठीक आई, सिर्फ आपकी आ रही है काट काट के। अच्छा मेरी है वहाँ काट करके नहीं सर, आपकी ठीक आ रही है. यमिस यमिस कट के ये वहाँ तमसी तरफ नेटवर्क वीक, जिसको कट के आ रही है, जिसकी कट के आ रही है उसको नेटवर्क में वीक होता है, जिसको आ रही है ना कट के आवाज, वो उसका नेटवर्क वीक होता है। बहरहाल सवाल तो आप तो भी कर सकते हो, चाहे कट के या क्रिएटिव, क्योंकि ये सवाल तो आपने ऑलरेडी कर लिए। लास्ट कॉर्नर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्दर हमने आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। कैसे करेंगे आप इसको? क्वेश्चन लिखो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी ज नंबर कंसेक्यूटिव, ये वो होता है मेरा कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है? यस सर एक के बाद दूसरा, 13, यानी अगर 13 आप 10 ब्यागो 10 प्लस 1, अगर आप 11 ब्याख 11 प्लस 1, अगर आप 12 ब्याख 12 प्लस 1, अगर आप x ब्याख x प्लस 1। तो फिर कहता है, हमें सवाल कहता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास है, द सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, इनके स्क्वायर का सम है
365 अच पत मगर पॉजिटिव इंटीजर करुन स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर का जो आंसर है वो 365 है। ठीक है, यानी कि इस पर मसला, तो हम क्या सही है लिखेंगे ना? फर्स्ट सोल्यूशन में, क्या कंसेक्टिव लिखेंगे हम? नंबर इज इक्वल टू तो एक्स, देखो लेट द फर्स्ट फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर इक्वल टू एक्स। एक्स था बताओ एक्स का बदल जाएगा, ये एक्स से इंटू इक्वल, तो इसलिए मैं एन रख देता हूँ। ठीक है, लेट फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर बी इक्वल टू एन, देन सेकंड कंसेक्टिव ससुई ना एक्स प्लस 1 इंटीजर इज इक्वल टू एन प्लस 1। ठीक है, क्या होता है गोड़े, कंसेक्टिव का मतलब होता है एक अगर 10 है तो दूसरा 10 प्लस 1 है, 3 कंसेक्टिव, यानी 10 का कंसेक्टिव 11 है, 11 का कंसेक्टिव 12 है। तो छनान अगर आपका कंसेक्टिव नंबर 10 है तो उसका आपका नंबर अगर 10 है तो उसका कंसेक्टिव 10 प्लस 1 है। ठीक है, अगर आपका नंबर 11 है तो आपका कंसेक्टिव 12 है। ठीक है, तो आपके पास ये सिस्टम है। अब आपको क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या छुना, क्वेश्चन छुना तो करो सा फर्स्ट नंबर स्क्वायर, यानी फर्स्ट नंबर इसका स्क्वायर करना है। इसका सम ऑफ हू स्क्वायर, तमिक मतलब क्या गो सम ऑफ हू स्क्वायर, सम ऑफ हू स्क्वायर, सम ऑफ हू स्क्वायर, सम ऑफ हू स्क्वायर क्या गो मतलब, सम ऑफ हू स्क्वायर किसको कहेंगे, फर्स्ट नंबर स्क्वायर, यानी आपके पास फर्स्ट नंबर स्क्वायर स्क्वायर, ना, सेकंड नंबर स्क्वायर, तो आपको इसके ऊपर स्क्वायर है, यानी इस सवाल से फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर, सम को प्लस, सम का मतलब है प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू 365 सेकंड नंबर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 365 365। ठीक, यहाँ तक जो तुम कंडीशन थी, पहला नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 365। अब पहला नंबर रखा क्या है हमने रखा है n, तो गो n का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर क्या रखा है n plus 1 n प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 365 5। ठीक है, तो वापस लेकर n स्क्वायर तो n स्क्वायर ही है, n स्क्वायर गैस रोज n स्क्वायर ही साथ गैस की, लेकिन n प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, n प्लस 1 n स्क्वायर 1 स्क्वायर n प्लस 1 छो डायलेट। अच्छा ठीक है, जो ऑप्शन n प्लस 1 के ऊपर आइडेंटिटी भी इस्तेमाल कर सकते हो, n plus 1 इसका n मतलब लेकिन n प्लस 1 2 बार भी है। ठीक है, तो ये इस पर खुश कर इस पर ठीक है, ये करे इसका ये भी मतलब है और इसका वो भी मतलब है। ठीक है, और तो मतलब इसका मतलब है कि n प्लस 1 होल स्क्वायर n प्लस 1 2 बार है। ठीक है, ये ब्रैकेट डायलेट, यानी ये मल्टीप्लाई में है, n प्लस 1 2 बार मल्टीप्लाई में। या इसका ये भी आप कर सकते हो कि n प्लस 1 को डायरेक्टली अप्लाई करो, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई फॉर्मूला डायरेक्टली n प्लस 1 पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, जब n प्लस 1 पे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई। ठीक है, तो इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर n का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, n को कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस n प्लस 1 का क्या मतलब है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो एक n प्लस 1 को तोड़ देते हैं, तो फुट रहा हूँ ये गो n, ये क्या प्लस 1 लेफ्ट थोड़ा दूर ये क्या, ठीक है, ना कर मल्टीप्लाई जाए होगी, इस ब्रैकेट को फिर दोनों में दे दो, ब्याक n प्लस 1 था वो यपर के
ब्याक n+1 रहो या पे और ये सारा का सारा बराबर है 365 को। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अब कैसे करेंगे आप इसको, n² ऐसे रखेंगे, n² वैसे रहेगा, प्लस अब मल्टीप्लाई कर लो, n n n², N बात क्या आ गया, n into 1, n 1 जा 1n 1n plus 1N प्लस 1n, उसके बाद 1n और 1N plus 1N plus 1 1 1 और लास्ट गets 1 to 1 1 1 1 1 और go 1 is equal 365 365। अब लाइक टर्म जो होंगी उनको ऐड या सबट्रैक्ट जो उनको होगा वो कर लेंगे। अख ये तक n² अख ये तक ब्याक अख n² अख n² तो अख n² कूद गो, एक n² और एक n² कितना होता है 2n² 2n² प्लस 1n तो 1n कूद गो 2n 2N plus 1 प्लस equals 365 ये प्लस 365 है, यहाँ आ जाएगा क्या बनेगा, minus यहाँ से उठेगा और यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा माइनस 365 365 is equal to 5 इज इक्वल 0। फॉर्मेट में लाने के लिए इसको यहाँ से 0 रखना है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो, ये तो ये मंदवन क्या लाइक टर्म क्योंकि सीधे नंबर दोनों है तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस 365, तो क्या निकलेगा, अभी पेज टर्न करता हूँ मैं, दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, ये निकलेगा 364 2n² plus 2n² प्लस square 2n 2n plus 2 माइनस क्या कि बड़े की साइन 364 बड़े की साइन रहती है तो माइनस minus आएगा 364 -364 इज इक्वल टू 0 equals 0 बन गई ना आपके पास इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन को आप हल कर सकते हो। B तो equals कौन to हाँ C equals 364 applying quadratic formula